हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंपनी लॉ यानी कि कंपनी विधि के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जो कि है परिसमापन, जो कि एलएलबी और बीएलएलबी दोनों ही क्लासों के लिए कॉमन है, यानी दोनों ही परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे परिसमापन क्या है, यानी परिसमापन से आप क्या समझते हैं और परिसमापन की परिभाषा एवं उसके प्रकार। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं परिसमापन क्या है या परिसमापन से आप क्या समझते हैं। तो कंपनी के परिसमापन से आशय उसके वैधानिक अस्तित्व को समाप्त कर देने तथा कार्य संचालन को बंद कर देने से है। यानी कि कंपनी के परिसमापन से आशय उसके वैधानिक अस्तित्व यानी कि उसके कानूनी मान्यता को समाप्त कर देने से तथा उसके कार्य संचालन को बंद कर देने से है। यानी कि जब किसी कंपनी के वैधानिक अस्तित्व को समाप्त कर दिया जाता है कि यानी कि उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाता है। यानी जब किसी कंपनी के लाइसेंस को रद्द कर दिया जाता है, यानी उसको छीन लिया जाता है, वापस ले लिया जाता है, या फिर कंपनी के पंजीकरण को भी आप कह सकते हैं, या फिर उसके रजिस्ट्रेशन को आप कह सकते हैं कि जब रद्द कर दिया जाता है और उस कंपनी के कार्य संचालन को बंद कर दिया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि उस कंपनी का परिसमापन हो गया। और अब इसके आगे देखेंगे कंपनी के परिसमापन की परिभाषा। तो पहली परिभाषा है ग्रोवर के अनुसार कि कंपनी का परिसमापन एक ऐसी प्रक्रिया है, कंपनी का जो परिसमापन है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उसका वैधानिक अस्तित्व समाप्त कर दिया जाता है। यानी उसका लाइसेंस छीन लिया जाता है, उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाता है, उसकी मान्यता जो है उसको छीन ली जाती है, यानी उसको मान्यता नहीं दी जाती है। यानी जो पहले दी गई थी लेकिन अब उसको छीन ली गई है, तो फिर ऐसा कहा जाता है कि उसके वैधानिक अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया तथा उसकी संपत्ति जो होती है उसके लेनदारों और सदस्यों में अनुपातिक आधार पर प्रतिबंधित कर दी जाती है। और अब आगे देखेंगे परिसमापन के प्रकार। तो कंपनी अधिनियम की धारा 270 में कंपनी के परिसमापन की निम्नलिखित दो विधियां बताई गई हैं। यानी कि धारा 270 में कंपनी के परिसमापन की जो विधियां हैं वो दो विधियां बताई गई हैं, जिसमें से पहली विधि है अधिकरण द्वारा अनिवार्य परिसमापन। यानी अधिकरण द्वारा कंपनी का अनिवार्य समापन, ये पहली विधि है। दूसरा विधि है कि स्वैच्छिक परिसमापन, अर्थात जो सदस्यों या लेनदारों की स्वेच्छा से किया जाता है उसे स्वैच्छिक परिसमापन कहा जाता है। अब इसको विस्तार से देखेंगे, जिसमें से पहला है अधिकरण द्वारा अनिवार्य परिसमापन। अधिकरण द्वारा अनिवार्य परिसमापन कंपनी अधिनियम की धारा 271 के क्लास 1 में दी गई है। यानी कि अनिवार्य परिसमापन की जो प्रक्रिया है कंपनी अधिनियम की धारा 271 के क्लास 1 में दी गई है, जो कि यह प्रावधान करती है कि कंपनी के सदस्यों एवं लेनदारों के विचारों में यदि कंपनी का उद्देश्य पूर्ण हो गया है, यानी कि कंपनी के जो लेनदार हैं, जो सदस्य हैं, उनको यदि लगता है कि कंपनी का उद्देश्य पूरा हो गया है, यानी जिस उद्देश्य के लिए हमने कंपनी लगाई थी वह उद्देश्य पूरा हो गया है, अथवा कंपनी अपने उद्देश्य से बाहर कार्य कर रही है, यानी उनको लगता है कि जो कंपनी है उसको हमने जिस उद्देश्य से लगाई थी वह उस उद्देश्य से बाहर कार्य कर रही है, तो वह उस कंपनी के परिसमापन के लिए अधिकरण में आवेदन देकर उसका अनिवार्य परिसमापन करा सकते हैं। लेकिन उसकी भी कुछ अनिवार्य दशाएं हैं, जिसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 271 में परिभाषित किया गया है, जिसके आदेश पर कंपनी के परिसमापन का आदेश दिया जा सकता है। इसमें गलत हो गया, जिसके आधार पर होना चाहिए। आदेश जो लिखा है इसको गलत है, इसको सही कर लीजिएगा, इस पर लिख दीजिएगा आधार, यानी जिसके आधार पर कंपनी के परिसमापन का आदेश दिया जा सकता है। वो कौन कौन से आधार हैं? तो उनमें से पहला जो आधार है वह आधार है कि यदि कंपनी अपने ऋण का भुगतान करने में विफल या असमर्थ होती है तो, यानी जो कंपनी है यदि अपने ऋण का भुगतान करने में विफल या असमर्थ होती हो तो उसके सदस्यों द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित करा के उस कंपनी के परिसमापन हेतु अधिकरण में आवेदन कर सकते हैं। दूसरी दशा है या दूसरा आधार है कि विशेष प्रस्ताव पारित होने पर, यानी विशेष प्रस्ताव पारित होने पर भी
कंपनी का परिसमापन कराया जा सकता है यदि कंपनी ने अपनी सभा में इस आशय का विशेष प्रस्ताव पहले से ही पास करा लिया हो कि अधिकरण द्वारा उसका अनिवार्य परिसमापन कर दिया जाए। ठीक है, तो कंपनी के निदेशक जो होते हैं कंपनी के परिसमापन हेतु अधिकरण में आवेदन दे सकते हैं। यानी निदेशक किसे कहते हैं, ये वाला वीडियो आपने यदि नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, बना हुआ है वीडियोस पर। यानी आवेदन दे सकते हैं, लेकिन इस प्रकार का आवेदन प्राप्त होने पर अधिकरण कंपनी के परिसमापन का आदेश जारी करने के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि यह उसके विवेक पर निर्भर करेगा कि कंपनी का परिसमापन किया जाए या ना किया जाए। अगला जो आधार है कंपनी के अनिवार्य परिसमापन का, वो आधार है तीसरा कि जहां कंपनी ने राष्ट्र हित के विरुद्ध कोई कार्य किया हो। यानी जहां कंपनी ने राष्ट्र हित के विरुद्ध कोई कार्य किया हो तो वहां भी उस कंपनी का अनिवार्य परिसमापन किया जा सकता है। यानी कि यदि अधिकरण यह अनुभव करता है कि कोई कंपनी किसी ऐसे कार्य में लगी है जिससे देश की प्रभुता, अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है या जो विदेशी राज्यों के मैत्रीपूर्ण संबंधों या नैतिकता के विरुद्ध है, तो वह कंपनी का सुनवाई यानी कंपनी को जो है सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, पहले तो वो कंपनी को सुनवाई का अवसर देगी कि भैया तुमने ऐसा क्यों किया, यानी अपना पक्ष रखने के लिए उसको मौका देगी। और उस मौका देने के पश्चात यानी अवसर देने के पश्चात उसके परिसमापन का आदेश पारित कर सकता है। अगला आधार है रुग्ण कंपनी का परिसमापन। यानी जहां कंपनी के संपूर्ण ऋण राशि के 50% राशि धारक ऋणदाता अधिकरण को आवेदन करते हैं कि कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में विफल एवं असमर्थ रहने के कारण वह रुग्ण हो गई है, अतः उसके परिसमापन का आदेश पारित किया जाए, तो अधिकरण की संतुष्टि हो जाने पर यानी जब अधिकरण संतुष्ट हो जाएगा तो वह कंपनी के परिसमापन का आदेश दे सकता है। अगला आधार है कि कंपनी रजिस्ट्रार के आवेदन पर अधिकरण द्वारा कंपनी का परिसमापन। यानी कि यदि कंपनी रजिस्ट्रार या केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकृत किसी प्राधिकारी के आवेदन पर अधिकरण का ध्यान इस ओर दिलाया जाता है कि कंपनी का जो कारोबार है कपटपूर्ण तरीके से चलाया जा रहा है, यानी कपट करके, फ्रॉड करके चलाया जा रहा है और वह अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं, या उसका निर्माण ही छलपूर्वक कराया गया है और उसमें कार्यरत जो प्रबंधक आदि भी हैं वे दुराचरण और कपट कृत्यों के दोषी हैं, तो अधिकरण संबंधित कंपनी और उसके प्रबंधकों को उनका पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करके उस कंपनी के परिसमापन का आदेश पारित कर सकेगा। और अब इसके आगे जो अगला आधार है वो है कि कंपनी द्वारा अपना वित्तीय विवरण रजिस्ट्रार को ना फाइल किए जाने पर भी कंपनी का परिसमापन यानी अनिवार्य परिसमापन कराया जा सकता है। इसमें क्या कहा गया कि यदि कंपनी ने अपनी पूर्ववर्ती 5 वर्षों का वार्षिक वित्तीय विवरण यानी फाइनल स्टेटमेंट या वार्षिक रिपोर्ट रजिस्ट्रार को फाइल करने में व्यतिक्रम किया हो, यानी कि कोई गलती की हो, त्रुटि की हो, तो रजिस्ट्रार के आवेदन पर अधिकरण द्वारा कंपनी का परिसमापन किया जा सकता है। अगला आधार है सामयिक आधार पर कंपनी का परिसमापन। इसके अंतर्गत क्या कहा गया कि अधिकरण के विचार में यदि सामयिक आधार पर कंपनी का परिसमापन किया जाना उचित हो तो वह निम्नलिखित सामयिक आधारों पर कंपनी के अनिवार्य परिसमापन हेतु आदेश पारित कर सकती है, यानी कंपनी के समापन हेतु आदेश पारित कर सकती है, आदेश दे सकती है। उसको कुछ बिंदुओं में बताया गया है, जिसमें से पहला जो बिंदु है वो है कि यदि कंपनी अपने निगमन के दिनांक से 1 वर्ष के भीतर अपना कारोबार प्रारंभ करने में असमर्थ रहती है, यानी कि निगमन के दिनांक से 1 वर्ष के भीतर अपना जो कारोबार है वह शुरू करने में असमर्थ रहती है अथवा 1 वर्ष तक कारोबार बंद रखती है, तो उस कंपनी के समापन का आदेश दिया जा सकता है। अगला है कि कंपनी के न्यूनतम सदस्य संख्या में कमी होने पर, यानी पब्लिक कंपनी में 7 से कम होने पर और प्राइवेट कंपनी में 2 से कम होने पर कंपनी के परिसमापन का आदेश दिया जा सकता है। अगला है कि कंपनी द्वारा अपने ऋणों को चुकाने में असमर्थ रहने पर भी उस कंपनी के परिसमापन का आदेश दिया जा सकता है। अगला है कि प्रबंध व्यवस्था में गतिरोध की स्थिति में भी उस कंपनी के परिसमापन का आदेश पारित किया जा सकता है। अगला है कि कारोबार की विषय वस्तु या आधार की समाप्ति होने पर। अगला है कि कंपनी के लगातार हानि की स्थिति होने पर उस कंपनी के आदेश यानी परिसमापन का आदेश दिया जा सकता है। अगला है कपटपूर्ण उद्देश्य या अवैध व्यापार की स्थिति में भी
कंपनी के परिसमापन का आदेश दिया जा सकता है, पारित किया जा सकता है। कंपनी के अनिवार्य परिसमापन से संबंधित एक महत्वपूर्ण केस भी इसमें मेंशन किया गया है, जो कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बनाम चौहान ब्रदर्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का है, यानी 1973 का है, जिसमें पटना उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि निगमन के बाद यानी कंपनी के पंजीकरण के बाद, उसके रजिस्ट्रेशन के बाद यदि कंपनी द्वारा निरंतर 3 वर्ष तक यानी लगातार 3 साल तक व्यापार प्रारंभ नहीं किया जाता है तथा उसका जो कारोबार है वो वर्जित हो जाता है, ठीक है, तो फिर उसके परिसमापन के आदेश के लिए यही पर्याप्त कारण है, यानी उस कंपनी को परिसमापन का आदेश दे दिया जाना चाहिए। और अब इसके आगे देखेंगे कंपनी का स्वैच्छिक परिसमापन कैसे होता है और क्या होता है। तो किसी कंपनी का परिसमापन उसके अंशधारियों अथवा लेनदारों द्वारा स्वेच्छा से बिना अधिकरण के हस्तक्षेप के किए जाने पर इसे कंपनी का स्वैच्छिक परिसमापन कहा जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 304 के अनुसार निम्नलिखित दशाओं में कंपनी का स्वैच्छिक परिसमापन किया जा सकता है। इसमें से पहली दशा है कि साधारण प्रस्ताव द्वारा धारा 304 के क्लास 1 के क्लास क में कहा गया कि कंपनी के अंतर नियमों द्वारा निर्धारित की गई कंपनी की अवधि पूर्ण हो जाने पर, यानी कि कंपनी के अंतर नियमों द्वारा जो निर्धारित की गई है कंपनी की अवधि, वह यदि पूर्ण हो जाती है तो उस अवधि के पूर्ण हो जाने पर एक साधारण प्रस्ताव से उस कंपनी का परिसमापन किया जा सकता है। इस प्रकार यदि कंपनी के अंतर नियमों यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में यह उपबंधित है कि किसी अमुक घटना के घटित होने पर कंपनी का विघटन कर दिया जाएगा, तो उस घटना के घटित होने पर कंपनी के साधारण प्रस्ताव द्वारा उस कंपनी का परिसमापन कर दिया जाएगा। अथवा दूसरा है विशेष प्रस्ताव द्वारा धारा 304 के क्लास 1 के उपधारा ख में कहा गया कि कंपनी किसी भी समय विशेष प्रस्ताव द्वारा अपना स्वैच्छिक परिसमापन करा सकती है, यानी कोई भी कंपनी हो किसी भी समय वह विशेष प्रस्ताव द्वारा अपना स्वैच्छिक परिसमापन करा सकती है। यानी कंपनी द्वारा विशेष प्रस्ताव से अपना स्वैच्छिक परिसमापन किए जाने की दशा में यदि उसको ऐसा करना पड़ रहा है तो उसे विशेष प्रस्ताव की तारीख से 14 दिन की अवधि में सरकारी राजपत्र में यानी ऑफिशियल गजट में इस आशय का विज्ञापन देना होगा तथा इसी प्रकार इस सूचना को उस जिले के किसी प्रमुख समाचार पत्र में भी प्रकाशित करना होगा जिसमें उस कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय स्थित हो। और यदि कंपनी इस नियम का उल्लंघन करती है, इस नियम को फॉलो नहीं करती है, वायलेशन करती है, तो उसके प्रत्येक दोषी प्राधिकारी को व्यतिक्रम की अवधि में यानी त्रुटि की अवधि में, गलती की अवधि में, यानी जितने दिन तक वह यह गलती करता रहता है, यानी जितने दिन तक वह इस नियम का वायलेशन करता है, नियम को भंग करता है, प्रतिदिन 5000 के हिसाब से दंडित किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जानकारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नए टॉपिक के लिए कमेंट करें।